नमस्कार, मैं डॉक्टर त्र्यंबक नाथ त्रिपाठी पुनः एक नए संदर्भ को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं भारतीय काव्य शास्त्र पर आपसे बात करूँगा और कोशिश मेरी ये रहेगी कि भारतीय काव्य शास्त्र पर एक लंबी सीरीज चलाई जाए, लंबी बातचीत की जाए। उस सीरीज पर काम करने से पहले या बातचीत करने से पहले हमें यह जान लेना होगा कि भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा कैसी रही है और उस परंपरा में कार्य करने वाले विद्वान कौन कौन से रहे हैं। तो आज मैं भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा पर बात करूंगा, जिसमें नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक की बातचीत होगी। लगभग भरत मुनि से लेकर के और पंडित राज जगन्नाथ तक की लगभग 1500 वर्षों की परंपरा हमारे सामने है और उस परंपरा को अनेक विद्वानों ने अपने विचारों से संक्षिप्त किया है। मैं कोशिश ये करूंगा कि क्रमशः उनकी संक्षिप्त विवेचना आपके सामने प्रस्तुत करूं, एक रूपरेखा प्रस्तुत करूं, जिससे आगे जब हम इस पर बात करें तो उस परंपरा को सामने रखते हुए हमें उनके सिद्धांतों और उनके विमर्शों पर बहुत बढ़िया से प्रकाश मिल सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा आचार्य भरत मुनि की। आचार्य भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है और यह माना जाता है कि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक विधा क्या है, नाटक की जरूरत क्या थी, उसका आविष्कार क्या कैसे हुआ, और भरत मुनि से पहले नाटक के संदर्भ में बातचीत करने वाले कौन से आचार्य थे, कौन से लोग थे, पर इस नाट्य शास्त्र में चर्चा की गई है। लेकिन इस नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने इन तमाम विषयों के साथ साथ नाट्य शास्त्र के जो आनुषांगिक विषय हैं उन पर भी चर्चा की। जैसे उनके सामने प्रश्न उठा कि नाटक से क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद के मूल में क्या है, रस है। तो उन्होंने विधिवत रस क्या है, रस की परिभाषा क्या है, रस कैसे उत्पन्न होता है, इन तमाम सारी चीजों पर विचार विमर्श किया। तो हम एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा में सबसे पहले जो आलोचना की शुरुआत होती है उसमें भरत मुनि का योगदान दिखाई देता है। या एक प्रकार से यह भी कह सकते हैं कि संस्कृत में जो काव्यशास्त्र की परंपरा है वही संस्कृत की आलोचना परंपरा है। नाट्यशास्त्र अपने स्वरूप में इतना विस्तृत, वैज्ञानिक और आगे आने वाली परंपरा के लिए इतना ऊर्जादायक था कि उस पर अनेक प्रकार के विद्वानों ने अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की। जैसे हम जब व्याख्याकार की बात करते हैं तो उद्भट ने, भट्टलोलट ने, शंकुक ने, भट्टनायक ने, भट्टतौत ने, अभिनव गुप्त ने, इन सारे लोगों ने नाट्य शास्त्र पे अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है।
बाद के विद्वानों ने भी बहुत सारे अंग्रेजी में भी नाट्यशास्त्र की व्याख्या की गई, उसका अनुवाद हुआ। लेकिन मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे नाट्यशास्त्र का जो भाष्य सबसे अच्छा लगता है आज के दौर में, वो डॉक्टर रघुवंश का नाट्यशास्त्र पर लिखा गया भाष्य है। बहुत ही अच्छा है और इसे नाट्यशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उन्हें तो जरूर देखना चाहिए। आचार्य भरत मुनि के बाद जो दूसरे विद्वान हैं उनका नाम है आचार्य भामा, और इनका समय है 6ठी शताब्दी के आसपास। कश्मीर के आचार्य हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं, अलंकारों की चर्चा इन्होंने की, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है काव्यालंकार। इन्होंने काव्य को शरीर के रूप में माना, फिर जब काव्य को काव्य पुरुष या काव्य शरीर के रूप में माना तो उसकी एक आत्मा होगी। इसलिए इन्होंने काव्य के शरीर, काव्य की आत्मा, काव्य के लक्षण, इन तमाम सारी चीजों पर विचार किया। काव्य के दोष क्या हैं, ये तमाम इनके वर्ण विषय है। काव्यालंकार में इन्होंने इन सारी चीजों पर अपनी बात रखी। एक प्रकार से यह भी कहें कि भरत मुनि तो नाटक के संदर्भ में जो अलंकार हैं, रस हैं, उनकी चर्चा भरत मुनि ने किया, लेकिन विधिवत काव्यशास्त्री सैद्धांतिक निरूपण का काम जो है आचार्य भामा से शुरू होता है, और आचार्य भामा ने इन तमाम सारी चीजों पर अपनी बातचीत रखी। 6ठी शताब्दी का इनका समय है। इसके बाद जो आचार्य आते हैं उनका नाम है आचार्य दंडी। 7वीं शताब्दी का समय है, और आचार्य दंडी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं। पहले का नाम है काव्यादर्श, दूसरे का नाम है 10 कुमार चरित, और तीसरे का नाम है अवंति सुंदरी कथा। काव्यादर्श पूर्ण काव्यशास्त्री ग्रंथ है, जबकि 10 कुमार चरित और अवंत सुंदरी कथा जो है वो गद्य काव्य है। इन्होंने भी काव्य का लक्षण क्या है, काव्य के भेद क्या हैं, रीति और गुण क्या हैं, इन पर इन्होंने चर्चा की। चौथे आचार्य हैं आचार्य वामन, और वामन ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। 8वीं शताब्दी का समय है। कश्मीर के रहने वाले थे, और इन्होंने आचार्य भामा के बाद आचार्य वामन ने काव्य शास्त्र को व्यवस्थित करने का काम किया। सूत्र शैली में इन्होंने काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन किया। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि आचार्य वामन पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने काव्यशास्त्रीय विवेचन सूत्र शैली का प्रयोग किया। इन्होंने काव्य का प्रयोजन क्या है, गुण क्या है, काव्य के दोष क्या हैं, काव्य की आत्मा क्या है, इन तमाम प्रश्नों पर इन्होंने विचार किया। आचार्य वामन के बाद आचार्य उद्भट का नंबर आता है। इनका समय 9वीं शताब्दी का है। काव्यालंकार सार संग्रह नाम का ग्रंथ इन्होंने लिखा। और भामा पर इन्होंने एक टीका लिखी। भामा के काव्यालंकार पर
भामह विवरण नाम से एक टीका लिखी। कुमार संभव नाम की एक गद्य रचना भी कही जाती है, ऐसा है। आचार्य उद्भट के दो बड़े व्याख्याकार थे, राजानक तिलक जिन्होंने उद्भट विवेक नाम की रचना की, दूसरा है प्रतिहारेंदुराज जिन्होंने लघुवृत्ति नाम की रचना की। और इन रचनाओं में इन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह की व्याख्या प्रस्तुत की है। इसके बाद आचार्य रुद्रट का नंबर आता है। 9वीं शताब्दी के आचार्य हैं, ये भी कश्मीर के रहने वाले हैं और इन्होंने रस का विवेचन, अलंकार का विवेचन, नायक नायिका भेद आदि पर विचार विमर्श किया है काव्य अलंकार के माध्यम से। आचार्य रुद्रट का अलंकार संप्रदाय में बड़ा महत्व है। इन्होंने विशेष रूप से अलंकार से संबंधित व्याख्याएं प्रस्तुत की थी। उसके बाद 9वीं शताब्दी में ही एक और विद्वान हुए कश्मीर के ही, जिनका नाम था आनंदवर्धन, ध्वनिवादी आचार्य के नाम से जाने जाते हैं। ध्वनि को काव्य की आत्मा इन्होंने स्वीकार किया। ध्वन्यावलोक नाम की इनकी पुस्तक है, जिसके 2 भाग हैं, कारिका और वृत्ति नाम से। गुण, अलंकार, ध्वनि और रस के विरोधी तत्वों पर इन्होंने चर्चा करते हुए अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों पर विचार किया। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यावलोक पे ध्वन्यावलोक लोचन नाम से एक टीका लिखी थी, उसका भाष्य लिखा था। भारतीय काव्यशास्त्र में आनंदवर्धन का ध्वनिवादी आचार्य के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद नंबर आता है अभिनव गुप्त का, 10वीं शताब्दी का समय है। इन्होंने काव्यशास्त्र के साथ साथ दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया था। तो काव्य शास्त्र में दर्शन शास्त्र का समन्वय इनके वहां देखने को मिलता है। इन्होंने बहुत सारे आचार्यों पर टीकाएं लिखी, जैसे नाट्य शास्त्र पर इन्होंने अभिनव भारती नाम की, आचार्य भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उस पर इन्होंने अभिनव भारती नामक टीका लिखी थी। ध्वन्यावलोक लोचन का नाम अभी आपके सामने आया ही। और अभिव्यक्तिवाद नाम से इन्होंने रस सिद्धांत पर भी अपनी सिद्धांत की प्रस्तुत की थी कि रस की उत्पत्ति, रस की निष्पत्ति कैसे होती है। तो जिन आचार्यों ने रस की निष्पत्ति के बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उनमें अभिव्यक्तिवाद नाम से इन्होंने भी रस की व्याख्या, रस की निष्पत्ति पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। उसके बाद राजशेखर, आचार्य राजशेखर का नाम आता है। 10वीं शताब्दी, विदर्भ क्षेत्र के रहने वाले, काव्य मीमांसा नाम की रचना, काव्य का स्वरूप, काव्य के भेद, वक्रोक्ति, रीति, तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर इन्होंने लिखा। काव्य मीमांसा के अलावा बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विद्धशाल भंजिका, ये इनके ग्रंथ माने जाते हैं, कहे जाते हैं। उसके बाद धनंजय और धनिक का नाम आता है। कहा जाता है ये दोनों भाई थे। और 10वीं शताब्दी का समय है। हमें अब सबको पता ही है कि धनंजय ने 10 रूपक नामक नाट्य ग्रंथ की रचना की थी। और जो इनके भाई धनिक थे, धनिक ने अवलोक नाम की टीका लिखी थी। नायक नायिका के भेद,
मतलब ये कहने का अभिप्राय यह है कि धनंजय और धनिक ने नाट्य शास्त्र की जितनी सरणियां होती हैं उन सभी स्वर सरणियों पर इन्होंने बात की। रस सिद्धांत पर इन्होंने भी व्याख्या प्रस्तुत की थी और तात्पर्यवाद से इन्होंने एक अलग सिद्धांत की विवेचना की थी। 10वीं शताब्दी में ही एक और विद्वान हुए जिनका नाम है आचार्य कुंतक, और कुंतक ने अलंकार पर विमर्श करते हुए, अलंकार शास्त्र पर बात करते हुए वक्रोक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना और इन्होंने ये कहा कि वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। इसके बाद 11वीं शताब्दी में एक और विद्वान हुए जिनका नाम था महिम भट्ट। महिम भट्ट अनुमानवादी आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने व्यक्ति विवेक नाम की रचना की जो मूलतः ध्वनि सिद्धांत पर, यह पुस्तक मूलतः ध्वनि सिद्धांत की पुस्तक है और यहां व्यक्ति से इनका अभिप्राय व्यंजना से था। तो व्यंजना का जो विवेक होता है उस पर इन्होंने विचार विमर्श किया था। उसके बाद अगले जो आचार्य, उनका नाम क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत पर विचार करते हुए लगभग रस, रीति, गुण, अलंकार, ध्वनि सारे सिद्धांतों को समाहित करते हुए कहा कि काव्य की आत्मा और काव्य का जो महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए वो औचित्य होना चाहिए। औचित्यस्य च भाव योगा, उचितस्य च भाव योगा, औचित्य। औचित्य विचार चर्चा नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी। वाक्य क्या है, क्रिया क्या है, रस क्या है, लिंग क्या है, काव्य के भेद क्या हैं, इन सारी प्रश्नों पर इन्होंने विचार किया। काव्य की आत्मा को इन्होंने औचित्य ही कहा कि औचित्य ही काव्य की आत्मा है। उसके बाद भोजराज, 11वीं शताब्दी का ही समय है। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश नाम की 2 रचनाएं इनकी हैं। इन्होंने भी गुण, दोष, अलंकार, रस आदि की चर्चा की इनमें। उसके बाद एक 11वीं शताब्दी में एक मूर्धन्य विद्वान काव्य शास्त्र का, जिन्होंने काव्य प्रकाश की रचना की, इनका नाम था आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने अपनी पूरी परंपरा को सामने रखते हुए काव्यशास्त्रीय चिंतन में एक नए अध्याय की शुरुआत की थी और मम्मट ने काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु का जो चिंतन, पुराना चिंतन था, उनको बहुत वैज्ञानिक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसलिए हम काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र की जो परंपरा है उस पर बात करते हुए आचार्य मम्मट और काव्य प्रकाश की चर्चा भूल नहीं सकते। एक तरह से मैं तो यहां तक कहता हूं कि आचार्य मम्मट ने भारतीय काव्यशास्त्र में एक नए उत्थान की शुरुआत की थी। उसके बाद नाम आता है आचार्य रुजक का। 12वीं शताब्दी कश्मीर के आचार्य हैं। अलंकार सर्वस्व नाम की रचना इनकी। इन्होंने महिम भट्ट के जो व्यक्ति विवेक की व्याख्या भी प्रस्तुत की थी और इन्होंने अनुमानवाद को अस्वीकार किया था। उस व्याख्या के माध्यम से व्याख्या करते हुए इन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया था और महिम भट्ट को
पुनः विवेचित करने का काम इन्होंने किया। उसके बाद जो अगले विद्वान का नंबर आता है वो है आचार्य विश्वनाथ। 14वीं शताब्दी का समय, उड़ीसा के रहने वाले, साहित्य दर्पण नाम की पुस्तक लिखी। काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य का भेद क्या है, शब्द शक्तियां क्या हैं, रस क्या है, नायक और नायिका भी, तमाम विषयों पर इन्होंने साहित्य दर्पण में चर्चा की। काव्य लक्षणों को पुनः व्याख्यायित करने का काम किया और इन्होंने भी कहीं न कहीं रस को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया। उसके बाद जो आचार्य हैं उनका नाम है आचार्य जगन्नाथ, यानी पंडितराज जगन्नाथ। पंडितराज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नाम की रचना लिखी। 17वीं शताब्दी का समय। काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य भेद, रस, दोष, गुण, अभिधा, लक्षण, तमाम सारी जो काव्य शास्त्रीय सैद्धांतिक सरणियां थी उनको इन्होंने रस गंगाधर में स्वीकार किया। अलंकारों की भी चर्चा की। एक इनका और ग्रंथ है जिसका नाम है चित्रमीमांसा खंडन। मैंने आपके सामने बातचीत करते हुए बहुत संक्षेप में आचार्य भरत मुनि से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक की पूरी परंपरा पर, उनकी पुस्तकों पर, उनके जो गढ़ विषय हैं उन पर बातचीत की। यह लगभग 1500 वर्षों का जो भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास है, मैं ये कहता हूं कि यह खंडनात्मक और मंडनात्मक इतिहास है। हर आचार्य एक दूसरे से असंतुष्ट दिखाई देता है। किसी ने कहा कि काव्य की आत्मा रस है, तो दूसरे को दूसरा इससे असंतुष्ट है। वो कहता है नहीं, काव्य की आत्मा तो ध्वनि है। किसी ने कहा काव्य की आत्मा तो रीति है, किसी ने कहा काव्य की आत्मा तो अलंकार है। यानी इस परंपरा में आने वाले आचार्य एक दूसरे से असहमत दिखाई देते हैं और यही कारण है कि आज तक भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा हमारे सामने जीवित है। किसी भी परंपरा के सुदीर्घजीवी होने का अर्थ होता है कि उस परंपरा के भीतर विचार, विमर्श, तर्क और असंतोष की भावना विद्यमान हो। परंपरा में जब संतुष्टि का भाव आ जाता है, स्वीकृति का भाव आ जाता है, तो वो परंपरा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भारतीय काव्य शास्त्र में यह चरितार्थ होता है। दूसरी बात, इस परंपरा के बहाने मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय काव्य शास्त्र ने काव्य शास्त्रीय चिंतन के माध्यम से केवल रस, रीति, अलंकार इत्यादि पर ही चर्चा नहीं की। उन लोगों ने काव्य कैसे लिखा जाए, यानी जो रचना प्रक्रिया है, उस पर भी बात किया। जब कविता रूपी कोई पाठ तैयार होता है तो पुरानी परंपरा में जो और पाठ मौजूद होते हैं, उन पाठों की आवाजाही नए पाठ में कितनी है, इस पर विचार किया। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मुझे तो लगता है, कहने में मैं थोड़ा सा लोग इस पर संशय कर सकते हैं कि अंतर्पाठीयता की जो अवधारणा जूलिया क्रिस्टेवा ने इंटरटेक्सुअलिटी के नाम से स्टैब्लिश किया था, भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में व्यवहारिक रूप से दिखाई देती है। उसका पालन हुआ है। यह हमारे शोध और विमर्श का नया अध्याय हो सकता है। तो
कुल मिलाकर आज मैं इस सीरीज के पहले चरण में आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैंने आपके सामने भारतीय काव्यशास्त्र की इस लंबी परंपरा का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया है। आगे इनके आधार पर धीरे धीरे इन आचार्यों को लेकर के हम और बातचीत प्रस्तुत करेंगे। आशा है, उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी।